हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी कैंपस। और बच्चों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12 इकोनॉमिक्स। और ये है बेटा हमारी इंडियन इकोनॉमी, ठीक है, भारतीय अर्थव्यवस्था। ये आपको शायद दिखाई दे रही होगी इसमें। इसका बेटा पहला चैप्टर है, ठीक है। अभी हम अगर इंडेक्स की बात करें बच्चे, तो बेटा इंडेक्स में अब यहाँ पे देख लो आप। अरे इसमें तो अच्छे से नहीं दिखाई दे रहा, यहाँ से बेटा देखो, यहाँ से स्टार्ट है बेटा आपका भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास। चैप्टर 1 से लेकर बेटा ये चैप्टर आपके जाएंगे 13 तक, ठीक है। अब हमारा टारगेट जो है बेटा वो है क्लास 12 के इकोनॉमिक्स को खत्म करना, ठीक है। उसका सिलेबस कंप्लीट करेंगे। साथ ही साथ बेटा बिजनेस स्टडी के आपके एमसीक्यू क्वेश्चंस की वीडियोस आएगी और केस स्टडी की वीडियोस आने वाली है हिंदी मीडियम में, ठीक है। और जिन बच्चों ने रिक्वेस्ट करी थी, मैसेज किया था मुझे डायरेक्ट व्हाट्सएप पे कि उनको पीडीएफ चाहिए, बेटा पीडीएफ ही मिल जाएगा। थोड़ा टाइम दो, आपको सब कुछ मिल जाएगा। अभी आपके एग्जाम नहीं होने वाले, ठीक है। तब तो बेटा आपको सब कुछ मिल जाएगा, डोंट वरी बेटा, साथ में रहो। बस आपका सपोर्ट चाहिए बस मुझे, और सारी चीजें आपको मिलेगी। बस थोड़ा सा टाइम दो मुझे, ठीक है। क्योंकि बेटा साथ साथ वीडियो बनाने के साथ साथ बेटा और भी बहुत सारे काम मुझे करने होते हैं, तो टाइम बहुत मुश्किल से मिल पाता है, ठीक है। तो चलो बेटा स्टार्ट करते हैं हमारा पहला चैप्टर। चैप्टर का नाम है बेटा स्वतंत्रता के समय भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी रही होगी, ठीक है। यहाँ पे बेटा पहला जो पॉइंट है, देखो ये सारे पॉइंट, और यहाँ पे बेटा एक बात ध्यान रखो कि ये सारी चीजें आपको रीड करनी है, क्योंकि अभी एग्जाम में बहुत टाइम है, ठीक है। तो इसलिए आपको ये बहुत जल्दी जल्दी आपको सारे टॉपिक को रीड आउट करना है। जो इम्पोर्टेंट बिल्कुल भी नहीं है ना, वो मैं हटाऊंगा सिर्फ, बाकी आपको सारी चीजें पढ़नी है, ठीक है। अगर वीडियो की लेंथ बेटा ज्यादा हो जाए तो आप इसको थोड़ा फॉरवर्ड में भी देख सकते हो। स्पीड अगर आप इसकी इसमें ना सेटिंग आती है, अगर आप देखोगे यूट्यूब में, जहाँ पे क्वालिटी वाला जो सेटिंग आती है, वहां पे अगर आप क्लिक करोगे तो वहाँ पे स्पीड का भी आता है। आपको पता होगा, वो मुझे अभी पता चला। सो वहां पे अगर आपको लगे भाई वीडियो की लेंथ बहुत ज्यादा है, तो आप वहां पे क्लिक करके स्पीड इसकी बढ़ा सकते हो, तो आपको ये जल्दी आपको ये वीडियो देखने को मिल जाएगी उसमें। खैर बेटा पहला पॉइंट हमारा ब्रिटिश शासन के अंतर्गत भारतीय अर्थव्यवस्था का औपनिवेशिक शोषण। बेटा इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका मीनिंग ये हुआ कि हमारे भारतीय अर्थव्यवस्था में जब अंग्रेज जब आए थे, सबसे पहले बेटा वो बन के आए थे, व्यापारी बन के आए थे कि इंडिया में आके व्यापार करेंगे। बट जब वो यहाँ पे जब आए, जब उन्होंने देखा कि भाई इंडिया के अंदर तो इतनी सारी प्रॉब्लम्स पहले से चल रही है, भेदभाव इतना चल रहा है और इतनी समझ भी नहीं है लोगों में, बहुत भोले भाले से लोग हैं, तो उन्होंने हमारा शोषण करने की सोची थी। अब उन्होंने किस तरह शोषण किया, देखो आप यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हो कि किसानों के ऊपर कितनी दिक्कतें वो कर रहे हैं। अभी रिसेंटली जो सिचुएशन चल रही है हमारे देश में, किसान आंदोलन, ऑलरेडी आपको पता होगा। मैं उसके ऊपर कुछ नहीं कहना चाहूंगा फिलहाल। जो उसके सपोर्ट में है बहुत अच्छी बात है, जो उसके सपोर्ट में नहीं है वो भी अपने आप ठीक होंगे, उनकी कोई ना कोई थिंकिंग होगी। पर्सनली मैं उनके पूरे सपोर्ट में हूँ, क्योंकि देश में विकास तभी होगा जब जवान और किसान बेटा इन दोनों का ख्याल रखा जाए। खैर टॉपिक पे आते हैं, इधर उधर की बातें नहीं करेंगे फिलहाल, अभी फोकस करेंगे अपने टॉपिक के ऊपर, ठीक है। बेटा देखो लिखा हुआ है कि ब्रिटिश शासन के अंतर्गत भारतीय अर्थव्यवस्था औपनिवेशिक शोषण का शिकार हुई थी। इसका अर्थ यह है कि ब्रिटिश सरकार द्वारा अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों का लक्ष्यबद्ध, मतलब पहले से ही उन्होंने बताया, सोच रखा था कि कैसे कैसे शोषण करना है। लक्ष्यबद्ध शोषण किया गया, और यह कैसे हुआ इसका विवरण नीचे दिया गया है। ये सारे जो पॉइंट है बेटा, देखो एग्जाम के लिए कैसे प्रिपरेशन करना है, जो हेडिंग्स है वो याद कर लो, ठीक है। और हेडिंग्स याद होगी तो आप इसके अंदर अपनी तरफ से भी लिख सकते हो। पर बेस्ट जो तरीका होता है बेटा, बेस्ट तरीका ये होता है कि जब आप हेडिंग याद करोगे तो बेटा अपनी कॉपी लो एक, ठीक है। उस कॉपी में ना जो ये लिखा हुआ है, ये जो अभी मैं पढ़ूंगा बेटा आपके सामने, ये सारी चीजें, इनके बेटा मेन पॉइंट लिख दो आप उसके अंदर, ठीक है। कोई एग्जाम में जाके ना ये तो आप 100% मान के चलो कि जो आपने रटा हुआ होता है आप एज इट इज नहीं लिख पाते हर बार, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, मेन पॉइंट अगर आपने उसको अंडरलाइन कर लिया, तो उस मेन पॉइंट को अगर आपने याद रख लिया तो फिर आप अपनी तरफ से आंसर बना सकते हो, ठीक है। बेटा टीचर को चाहिए कि जो आपने जो आंसर में जो मेन पॉइंट है, मेन जो कीवर्ड है वो होने चाहिए, बस आप उससे सेंटेंस अपनी तरफ से बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट वो सारी बातें वहां पे मेंशन की हो,
बस हमारा मेन मोटिव यही होता है टीचर का कि बच्चे ने वो मेन बातें वहां पे लिखी हो, सेंटेंस वो अपनी तरफ से बना सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है बेटा, देखो लिखा हुआ है कृषि क्षेत्र का औपनिवेशिक शोषण। अब बेटा कृषि क्षेत्र का शोषण किस तरह से किया गया था, तो उसमें बताया गया है कि कृषि का शोषण भू राजस्व की जमींदारी प्रथा द्वारा किया गया था। अब भाई जमींदारी का मतलब क्या है, वो देखो यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है जमींदारी का मतलब क्या है। लिखा हुआ है बेटा, इस प्रथा के कारण भारतीय कृषि का शोषण किस प्रकार हुआ, ये निम्नलिखित अवलोकनों द्वारा स्पष्ट किया गया है। अब देखो, अब आप कहोगे सर अवलोकन क्या होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है यार, नहीं पता ना हटाओ टॉप वर्ड को। देखो यह निम्नलिखित तरीके से हुआ है। ठीक है, क्या है बेटा, जमींदारी। पहला पॉइंट, जमींदारों को भूमि का स्वामी घोषित कर दिया गया। कुछ लोग जो थे उनको कहा कि भैया अब आप इस जमीन के मालिक हो। इनको भू राजस्व के रूप में सरकार को एक पूर्व निर्धारित राशि देनी होती थी। मैं इस पूरे पैराग्राफ जो है ये 3-4 लाइनें, इनको मैं आपको मीनिंग समझा देता हूँ। अंग्रेजों ने क्या किया कि कुछ लोगों को कहा कि भैया तुम इस जमीन के मालिक हो चुके हो। ठीक है, एक सिंपल वे में बताना चाहूंगा मैं, ठीक, डीपली मत जाना, ऊपर समझ लो बस काफी है। कुछ लोगों को कहा कि भैया तुम अभी इस जमीन के मालिक हो और आपको क्या करना होगा कि इसके ऊपर आपको कुछ टैक्स देना होगा, जिसको हम बोलते हैं भू राजस्व। ठीक है, राजस्व वर्ड यूज ही होता है गवर्नमेंट को जब टैक्स जाता है उसके लिए, या राजाओं का जब टैक्स लगता है तो उसको हम राजस्व कहते हैं। तो भू राजस्व के नाम पे जो आपकी जो लैंड है उसके नाम पे उन्होंने टैक्स कहा। अब टैक्स की जो राशि थी बेटा पहले से ही फिक्स थी अंग्रेजों की कि भैया आपको इस जमीन पे इतना आपको टैक्स देना है। लेकिन यहाँ पे पॉइंट क्या हुआ, यहाँ पे पॉइंट ये हो गया कि जमींदारों को अंग्रेजों ने लेकिन ये बोल रखा था कि भैया आप हमें दोगे लिमिटेड पैसा, जो हमने कहा जैसे 10 रुपए, आप हमें 10 रुपए दोगे हर साल, लेकिन आप अपने किसानों से, मतलब जमींदारों की जमीन पे जो किसान काम कर रहे हैं उनसे वो कितना भी टैक्स ले सकते थे। राइट, आप ये मान के चलो कि मेरे खेत है, ठीक है, और सरकार ने मुझे अपॉइंट किया हुआ है कि भैया कि ये खेत अब तुम्हारे हैं, आप हमें दोगे इतना टैक्स, 10 रुपए या 20 रुपए दोगे। अब आप खेती करो, चाहे आप किसानों से करवाओ, किसी से भी करवाओ। तो मैं क्या करता था, मैं किसानों से करवाऊंगा, वो भी सेवा, तो मैं क्यों करूंगा उसमें, तो मैंने किसानों से करवाई। अब वो किसान जितना भी फसल उगाएगा मैं उस पर जितना मर्जी टैक्स ले सकता हूं, मुझे कोई रोकने वाला नहीं है। सरकार को मैं दे रहा हूं एक फिक्स अमाउंट, लेकिन मैं किसान से जितना मर्जी चार्ज करूं मुझे कोई रोकने वाला नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट बेटा लिखा हुआ है, भूमि को जोतने वालों के पास अपनी जीविका अर्जित करने के लिए बहुत कम आय होती थी। अब बेटा जीविका का मतलब हो गया बेसिक जो नीड होती है वो चलाने के लिए भी, अपनी बेसिक नीड को पूरा करने के लिए भी उनके पास बहुत कम इनकम बचती थी। अब वैसी बात है, जब जमींदार ज्यादा टैक्स ले लेगा तो उसका पैसा कहां बचेगा किसान के पास। उनके पास कृषि में निवेश करने के लिए भी पैसा नहीं बचता था। मतलब अगर इस बार अगर खेती कर दी और इसको अगर हमने बेच भी दिया तो उसके बाद इतना पैसा नहीं होता था किसानों के पास कि पहला पॉइंट वो अपनी जीविका चला सके, अपनी बेसिक नीड पूरी कर सके। दूसरा पॉइंट, अगली बार जब खेती करेंगे तो उनके लिए भी उनके पास पैसा पूरा नहीं पड़ता था। लास्ट में बेटा थर्ड पॉइंट में लिखा हुआ है, जमींदार अपने राजस्व। अच्छा, यहाँ पे एक पॉइंट मैं आपको समझा देता हूँ, पढ़ के नहीं बताऊंगा, ऐसे बता दूंगा कि जमींदार जो टैक्स लेता था किसानों से, सरकार ले रही हो एक अलग चीज है, लेकिन जमींदार जो किसानों से लेता था उस टैक्स को वो उस जमीन की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए यूज नहीं करता था, वो अपने खुद के काम के लिए यूज कर लेता था। अपने जो भोग विलास की जो भी उसकी चीजें होती थी वो उसमें यूज कर लेता था, अपने खुद के पर्सनल खर्चे पूरा करने के लिए। तो वो कृषि के विकास में कुछ भी पैसा नहीं लगाता था या बहुत कम निवेश करता होगा। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि जो कृषि क्षेत्र है उसका जमींदारों के द्वारा, ब्रिटिश सरकार के द्वारा शोषण किया गया। नेक्स्ट पॉइंट है बेटा औद्योगिक क्षेत्र। अभी हमने कृषि की बात करी, अब बात करेंगे बेटा औद्योगिक क्षेत्र के बारे में। अगर बेटा हम बात करें औद्योगिक क्षेत्र की तो यहाँ पर हमारा जो औद्योगिक क्षेत्र का मतलब होता है बेटा जहाँ पे कुछ ना कुछ प्रोडक्शन हो। ठीक है, तो हमारे देश में जो प्रोडक्शन जो होता था बेटा वो होता था हमारा हस्तशिल्प, हैंडीक्राफ्ट की बात अगर हम करें, जो हाथों से चीजें जो बनाई जाती हैं।
तो हमारे इंडिया के अंदर जो मेन जो उद्योग चलता था वो चलता था बेटा हैंडीक्राफ्ट का। हम हाथों की चीजें, हाथों से चीजें बहुत अच्छी बनाया करते थे, बहुत सुंदर चीजें बनाया करते थे। ये हमारे देश में जो हैंडीक्राफ्ट की जो चीजें होती थी, जो उद्योग था हमारा, वो बेटा वो दो चीजों की वजह से फेमस था पूरे विश्व में। पहला था विविधता। विविधता का मतलब हम अलग अलग टाइप की चीजें बनाते थे अपने हाथों से। और दूसरा बेटा गुणवत्ता। देखो जो चीज आप हाथों से बनाओगे अपने और मशीनों से बनाने में फर्क होता है, ठीक है। आप अगर हाथों से बनाओगे उसकी मजबूती, उसमें क्या कहते हैं, टिकाऊपन बहुत ज्यादा होगा। तो हमारा जो उद्योग था हस्तशिल्प का, हैंडीक्राफ्ट का, वो पूरे विश्व में बेटा इसलिए फेमस था क्योंकि उसमें विविधता थी, हम अलग अलग प्रकार की चीजें बनाते थे, और दूसरा उसकी गुणवत्ता बहुत अच्छी हुआ करती थी। लेकिन सरकार ने, ब्रिटिश सरकार ने हमारे इस उद्योग को दो तरीके से नष्ट किया, ठीक है। पहला जो पॉइंट था बेटा वो ये था कि जब हमारे उद्योग से बनी हुई जो चीजें होती थी, भाई विदेश के जो लोग थे उनकी मांग ज्यादा होती थी, हम उनको निर्यात करते थे, एक्सपोर्ट करते थे। तो वहां पे उन्होंने क्या किया, शुल्क ज्यादा लगाना शुरू कर दिया कि अगर भैया अगर आप बेचोगे बाहर तो आपको ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा। तो इस वजह से हमारी चीज महंगी हो जाती थी। दूसरा पॉइंट कि अंग्रेज जब अपना सामान इंडिया में बेचते थे तो उसको उन्होंने ड्यूटी फ्री कर दिया, मतलब वहां पे कोई टैक्स नहीं देते थे वो। तो अब ब्रिटिश वाले जो लोग थे वो जब अपनी कंट्री का सामान जब यहाँ पे लेके आते थे इंडिया में बेचने के लिए तो वहां कोई टैक्स नहीं, लेकिन अगर हम बेचेंगे तो उस पर टैक्स लगा दिया करते थे। तो इन दो तरीके से उन्होंने हमारे इस उद्योग को खत्म कर दिया, बर्बाद कर दिया। अब आगे इसी पॉइंट में अगर हम पढ़ें तो बेटा वो पॉइंट है अंतरराष्ट्रीय व्यापार का औपनिवेशिक शोषण किस तरह से किया है वो भी देख लेते हैं। बेटा इसे समझना बहुत ज्यादा आसान हो जाता है अगर हम देखें अंतरराष्ट्रीय व्यापार के बारे में। तो बेटा अंतरराष्ट्रीय व्यापार में होता क्या है, आयात निर्यात, ठीक है। अब यहाँ पे इन्होंने क्या किया, एक वर्ड यहाँ पे यूज किया गया बेटा, विभेद मूलक प्रशुल्क। विभेद मूलक प्रशुल्क। विभेद मूलक का मतलब क्या हुआ कि जो इन्होंने जो टैक्सेशन जब आप अलग अलग रख देते हो, अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से अलग अलग लोगों के लिए, तो उसको हम बोलते हैं विभेद मूलक, विभेदात्मक है। आप ये कह सकते हो कि डिफरेंट लोगों के लिए डिफरेंट डिफरेंट हमने प्रशुल्क लगाए हुए हैं। तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया था, यहाँ पे इन्होंने कहा कि भैया ब्रिटेन में बेटा यहाँ पे पॉइंट है, ब्रिटेन में जो उद्योग चल रहे थे उसमें जो भी सामान बनता होगा अंग्रेजों के फैक्ट्रियों में, उनकी जरूरतों के लिए जो कच्चा माल जो चाहिए था वो ये लोग क्या करते थे, हमारे देश से लेके जाते थे। मान के चलो कि अगर वहां बन रही है ब्रेड तो यहां से लेके गए गेहूं, ठीक है। और जब यहां से जब वो लेके जाते थे तो उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं देते थे। मतलब आप ये कह लो कि जब आप एक्सपोर्ट करोगे, मतलब इंडिया वाले जब एक्सपोर्ट कर रहे हैं ब्रिटेन में, सिर्फ ब्रिटेन की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे, ब्रिटेन में अगर करेंगे तो कोई टैक्स नहीं है। तो इससे क्या होता था, ब्रिटेन वालों को सस्ता पड़ता था वो। अब दूसरा पॉइंट उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने ये कर दिया कि अगर जब ब्रिटिश में बनी हुई चीजें जब इंडिया आती थी, जब वो इंडिया आती थी तो वो सस्ती बनी रहे। यार एक बात बताओ, अगर कोई, आज की भी बात है ये कि MI के फोन इतने क्यों फेमस है, क्यों लोग खरीदते हैं, उसकी सेल इतनी ज्यादा क्यों है, क्योंकि वो सस्ते हैं और अच्छी चीज भी दे देते हैं, ठीक है। अच्छी चीज आप ये नहीं कह सकते, लेकिन प्राइस के सेगमेंट में देखा जाए तो काफी अच्छी है। इवन ये वीडियो भी MI के फोन से ही बन रही है बेटा, और क्लैरिटी आप देख सकते हो ठीक ठाक इसमें आ जाती है। सेम प्राइस में अगर इंडिया का कोई फोन लो तो बेटा उसकी कैमरे की क्वालिटी अब अच्छी हो गई होगी तो पता नहीं, लेकिन आज से कुछ साल पहले अच्छी नहीं थी बिल्कुल भी, ठीक है। और बहुत टाइम मैंने ऐसे माइक्रोमैक्स का फोन लिया था एक बार, उसकी तो इतनी गंदी क्वालिटी थी कि बेटा क्या बताएं उसकी, राइट। तो रीजन यहाँ पर ये होता है कि हम बाहर की चीजें इसलिए भी खरीद लेते हैं क्योंकि वो सस्ती होती है और अच्छी भी होती है, मतलब काम चलाओ हो जाती है, लेकिन सस्ती होती है। सबसे मेन पॉइंट क्या है, सस्ती होती है। इंडिया में प्रॉब्लम क्या है कि चीजें बनती हैं, अच्छी भी नहीं है इतनी, और लेकिन महंगी भी है। अगर प्राइस में कम हो जाए तो हो सकता है लोग खरीद ले, राइट। या फिर ये क्वालिटी में इतनी ज्यादा अच्छी हो जाए, जैसे आईफोन में पता नहीं लोग क्यों खरीदते हैं, बट अगर आईफोन की अगर हम बात करें तो क्वालिटी दमदार, ठीक है। अब प्राइस तो मतलब इतना ज्यादा है कि कोई, मैं तो सोच भी नहीं सकता इतना ज्यादा प्राइस है उसका आईफोन का, ठीक है। लाख लाख रुपए का फोन पता नहीं कौन खरीदता है, ठीक है।
तो अल्टीमेटली यहाँ पे उन्होंने दो बातें करी, क्या कि भारत से जब वो कच्चा माल लेके जाते थे उस पर कोई टैक्स नहीं होता था, जिससे ब्रिटेन वालों को ये सस्ता पड़ता था कच्चा माल, और फिर उसी कच्चे माल से बनी हुई चीजों को वो इंडिया में लाके बेचते थे और उसमें भी कोई टैक्स नहीं होता था। तो इससे क्या होता था, वो सस्ती हो जाती थी इंडिया में आके, इंडिया के लोग उसको खरीद लेते थे, क्योंकि इंडिया में जो हस्तशिल्प से, इंडिया में जो हैंडीक्राफ्ट से जो चीजें बनती थी वो महंगी पड़ती थी लोगों को, लेकिन ब्रिटेन से जो आती थी वो सस्ती पड़ती थी, तो लोग ब्रिटेन की चीजों को खरीद लिया करते थे। तो इस तरीके से तीनों ही सेक्टर्स में हमें उन्होंने बैंड बजाई, हमारा शोषण किया इन्होंने, चाहे वो कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की बात करें, तो तीनों ही लेवल पे उन्होंने हमारा शोषण किया है अंग्रेजों ने, जो कि मैंने आपको बताया किस तरीके से। आई होप आपको ये बहुत इजी समझ में आया होगा। अब हम बात करेंगे बेटा जल्दी से, स्वतंत्रता के समय भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता क्या थी, ये वाला टॉपिक को कवर करेंगे, देन फिर बेटा फिनिश करेंगे इस वीडियो को, ठीक है। तो इस वीडियो के अंदर बेटा हम इसको भी अभी कवर करेंगे। इसमें हम देखें बेटा कितने पॉइंट, तो बेटा पॉइंट अगर आप देखोगे पॉइंट है बेटा टोटल 10, लेकिन मैं आपको 10 पॉइंट नहीं, मैं आपको सिर्फ 6 पॉइंट कराऊंगा बेटा इसके अंदर, ठीक है बेटा। इसमें जो पहला पॉइंट हमारा वो है बेटा गतिहीन अर्थव्यवस्था। बेटा गतिहीन अर्थव्यवस्था का मतलब होता है जिसकी अर्थव्यवस्था में वृद्धि ना हो, ठीक है। अब यहाँ पे किसी बच्चे की बुक है बेटा, यहाँ लिखा हुआ है स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय अर्थव्यवस्था पूर्ण रूप से, पूरे तरीके से एक गतिहीन अर्थव्यवस्था थी, इसमें कोई हलचल नहीं थी। गतिहीन अर्थव्यवस्था उस अर्थव्यवस्था को कहते हैं जिसमें आय में बहुत कम या कोई भी वृद्धि नहीं होती। तो हमारे देश में बेटा आय की बहुत कमी थी, आय नहीं होती थी लोगों की, उसमें कोई वृद्धि नहीं हुआ करती थी जब तक अंग्रेज हुआ करते थे हमारे देश में। आप इसके बाद इस लाइन के बाद देखो, ये जो दे रखा है इसको आप ये ना भी याद करो, याद हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो छोड़ सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। कोई गलत लिखने से अच्छा है आप ना ही लिखो, ठीक है। और फिर लिखा हुआ है बेटा, ये जो लाइन्स है ना बेटा, यहाँ तक लिखने के बाद फिर आप इसको लिख सकते हो, इस गतिहीनता के कारण भारत की अधिकतर जनसंख्या निर्धन थी, लोगों का जीवन स्तर बहुत नीचा था, महामारी और भुखमरी बार बार होने वाली घटनाएं हुआ करती थी। बेटा ये सारी चीजें पढ़ाते वक्त मेरे मन में क्वेश्चन एक बात आई थी, मैं कहा चलो वो भी आपके साथ डिस्कस कर ही लेता हूँ आज। किसान के साथ हमेशा से प्रॉब्लम रही है, ठीक है, और हमारे देश की सरकार का ये उनकी एक क्या कहते हैं जिम्मेदारी है कि वो किसान के साथ अच्छा काम करें, कम से कम उनकी खुशहाली के लिए काम करें। इवन अगर मेरे मन में एक बात है कि अगर सरकार ऐसा कुछ कर दे कि एमआरपी, जैसे हमारे प्रोडक्ट में एमआरपी होती है कि भाई मैगी का पैकेट अगर आप लोगे तो 12 रुपए का ही मिलेगा, चाहे आप यहाँ पे खरीदो या कहीं और खरीदो, ठीक है। कुछ एरिया की बात अलग हो जाती है, जैसे अगर आप पहाड़ी इलाके में चले जाओगे तो वो महंगी मिलती है वहाँ पे, क्योंकि ऑब्वियसली बात है ट्रांसपोर्ट का कॉस्ट उसका बहुत ज्यादा हो जाएगा वहाँ पे, ठीक है। अगर सरकार ऐसा कुछ कर दे कि किसानों को कम से कम इतना अमाउंट मिले, मतलब उनका मार्जिन, उनकी कॉस्ट लगा के प्लस उनका जो मार्जिन है, ये सब कुछ करके एमएसपी जिसे हम कहते हैं, एमएसपी पे कितना काम होता है कितना नहीं होता आप सभी को पता है ये रियलिटी में। लेकिन अगर सच में अगर ये काम होने लग जाए, किसानों को प्लस उनकी कॉस्ट जो उन्होंने लगाई और साथ में उनका प्रॉफिट मार्जिन जो भी सरकार तय कर सकती है वो तय करके अगर किसानों को अगर दे दिया जाए, तो हो सकता है कि किसान आगे चल के अपने बच्चों को किसानी में ही आगे करें कि भाई अगर मैं किसान हूँ और अनाज देता हूँ देश के लोगों को, तो भाई मेरा बच्चा भी वही करेगा। ये आप इस तरह समझो कि अगर कोई बिजनेसमैन है तो वो भी चाहेगा कि उसका बेटा उस बिजनेस में आए, लेकिन हमारे देश में किसान कभी नहीं चाहेगा कि उसका बेटा किसानी करे। रीजन क्या है कि यहाँ पे अमाउंट नहीं मिलता, यहाँ पे प्रॉफिट नहीं है, प्रॉफिट छोड़ो, यहाँ पे तो लॉस ही लॉस है, लेकिन स्टिल वो खेती करते हैं। तो सरकार को इस बारे में कुछ सोचना चाहिए, किसानों के बारे में, किसानों को फायदा हो। और हमेशा ध्यान रखना कि अगर कॉर्पोरेट में अगर चला जाएगा किसान तो वहां पे बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो आप डायरेक्ट अगर बिजनेस वाले से अगर उसको मिला देते हो तो भाई बिजनेस वाला अपना बिजनेस देखेगा, वो कभी लॉस में अपना काम नहीं करेगा, ठीक है। 1-2 साल कर भी लेगा, लेकिन बाद में अल्टीमेटली एट द एंड उसको अपना प्रॉफिट ही देखना है, उसमें अपना प्रॉफिट ही देखेगा। और किसान की इतनी नहीं, एक तो ऑलरेडी किसान गरीब है, प्लस अगर कॉर्पोरेट सेक्टर से अगर उसको जोड़ देंगे तो वो लोग उसका शोषण करेंगे, जैसे ब्रिटिश सरकार शोषण करती थी।
वैसे भी वो भी शोषण किया करेंगे उसका, क्योंकि गरीब इंसान की कोई नहीं सुनता। इनकेस अगर कोई इश्यू हो जाता है, आपको भी पता है ये सारी बातें, कि अगर कोई भी इश्यू होता है, कोई भी प्रॉब्लम अगर होती है तो कोई हेल्प करने वाला नहीं है, कोई गरीब की कोई नहीं सुनता, राइट। सो यहाँ पर आप कानून बनाओ, अगर किसानों के अगर क्या कहते हैं फेवर में हो, उनकी इनकम बढ़ाने में हो तो अच्छी बात है। अगर उनका शोषण किया जाएगा तो उसका बेनिफिट नहीं है, क्योंकि जय जवान जय किसान ये नारा हमने सुना है, और मैं मानता हूँ कि अगर जवान और किसान दोनों का ख्याल रखा जाएगा तो हमारे देश में विकास जरूर होगा। खैर, सेकंड पॉइंट पे आते हैं बेटा, पिछड़ी हुई अर्थव्यवस्था। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय अर्थव्यवस्था एक पिछड़ी हुई अर्थव्यवस्था थी। पिछड़ी हुई अर्थव्यवस्था वो अर्थव्यवस्था है बेटा जिसमें प्रति व्यक्ति आय बहुत कम होती है। तो अगर आप देखोगे 1947 से 48 में बेटा भारत की प्रति व्यक्ति आय बेटा मात्र 230 रुपए हुआ करती थी, और लिखा हुआ है कि पर्याप्त भोजन, वस्त्र और निवास के बिना जनसंख्या का अधिकांश भाग बहुत गरीब था, बेरोजगारी व्याप्त थी। यहाँ पे मैं थोड़ा पॉलिटिकल होना चाहूंगा बेटा, डोंट माइंड अगर आपको बुरा लगे तो। आप खुद देखो बेटा क्या लिखा हुआ है, 47 से 48 प्रति व्यक्ति आय कितनी थी, 230। 2014 में देखना या 2014 से पहले का देखना बेटा, प्रति व्यक्ति आय कितनी थी। हमेशा कहा जाता है कि कांग्रेस सरकार ने कुछ नहीं किया। मैं कांग्रेस सरकार का सपोर्टर नहीं हूं, बट स्टिल मेरा काम है आपको पढ़ाना, आपको बताना, तो मैं आपको बता रहा हूँ। अब एक बार देखना बेटा कि कितनी हुई थी प्रति व्यक्ति आय उस टाइम पे, 2014 के आसपास या बीच में कितनी प्रति व्यक्ति आय हुई। अभी की भी चेक कर लेना, 2014 2010 मतलब 2010 से लेकर 2014 के बीच में देखना, देन फिर आप देखना अभी की रिसेंटली जो चल रही है आपकी 2019 2020 2018 की भी देख लेना, ठीक है। तो आप प्रति व्यक्ति आय चेक कर सकते हो। बात आ जाती है कि लोगों का काम है, पॉलिटिकल पार्टीज का काम है एक दूसरे की आलोचना करना कि उन्होंने कुछ नहीं किया, पर रियलिटी है कि बेटा 230 रुपए थी, और आज कितनी है आप देख लेना, 2010 से लेकर 2014 के बीच में, और फिर 2018 19 और 20 में एक बार देख लेना बेटा कि प्रति व्यक्ति आय क्या है, ठीक है। तो दोनों ही पार्टीज अच्छी है, मैं दोनों के लिए कुछ नहीं कहूंगा, सभी अच्छी है, सारी पार्टीज अच्छी हैं अपनी अपनी जगह, क्योंकि बहुत बड़े लेवल पे काम कर रहे हैं, तो भैया वो खुद जाने वो कैसे काम करेंगे। खैर, पॉइंट पे आएंगे हम दोबारा से। तो बेटा पिछड़ी अर्थव्यवस्था इसीलिए कहा जाता है क्योंकि प्रति व्यक्ति आय कम थी। नेक्स्ट पॉइंट है बेटा कृषि का पिछड़ापन। अब देखो कृषि का पिछड़ापन बेटा, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं हमेशा कहूंगा बेटा हमारे देश में ना कृषि का बहुत बड़ा हाथ है, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, देश की कार्यशील जनसंख्या का लगभग 72% भाग कृषि में लगा हुआ था बेटा। क्या करते थे, खेती करते थे। सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में इनका योगदान 50% था, ठीक है। काम कितने लोग कर रहे हैं जनसंख्या का, 72%, लेकिन क्या कहते हैं योगदान कितना है, 50%। उत्पादकता अत्यंत निम्न थी, मतलब जो प्रोडक्शन जो होता था उसका जो स्टैंडर्ड था वो क्या था बेटा, बहुत निम्न था, बहुत ही कम था। इस कारण गेहूं का प्रति हेक्टेयर उत्पादन केवल 660 किलोग्राम और चावल का केवल 665 किलोग्राम हुआ करता था। निर्वाह के लिए खाद्यान्न उत्पादन मुश्किल से पर्याप्त था बेटा। निर्वाह करने के लिए मतलब समझ रहे हो आप कि हम खुद भी यूज कर ले उस गेहूं को, उस अनाज को, तो उसके लिए भी वो अपर्याप्त रहा करता था। 1947 से 48 में यह मात्र 527 लाख टन दर्ज किया गया था, ठीक। अब आगे बात करेंगे बेटा, लिखा है औद्योगिक पिछड़ापन। हमने अभी अभी पढ़ा औद्योगिक के बारे में उन्होंने क्या किया। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, देश में आधारभूत और भारी उद्योगों की वास्तविक कमी थी। मशीनों का उत्पादन लगभग ना के बराबर था। छोटे पैमाने के उद्योग और कुटीर उद्योग लगभग नष्ट हो गए थे अंग्रेजों की वजह से। अपने पूंजीगत वस्तुओं की आवश्यकता के बड़े भाग के लिए भारतीय उद्योग ब्रिटेन से आयात पर निर्भर था। बड़ा पूंजीगत वस्तुओं का मतलब क्या होता है, पूंजीगत वस्तुओं का मतलब होता है जो दोबारा से आप किसी बिजनेस में यूज करते हो अपने, ठीक है। एक होती है आपकी उपभोग की वस्तुएं जिसको आप कंज्यूम कर लेते हो, खा लेते हो, ठीक है। अब क्या लिखा हुआ बेटा,
नेक्स्ट देखो 5 और 6 पॉइंट करेंगे, बस काम खत्म करते हैं बेटा। ठीक है, क्या लिखा हुआ है? अनियंत्रित निर्धनता। जनसंख्या का बड़ा भाग बहुत निर्धन था। लोग एक दिन में 2 वक्त का भोजन भी प्राप्त नहीं कर पाते थे। उनके पास निवास और वस्त्रों का अभाव था, मतलब ना तो घर था ना ही कपड़े थे। यह सब व्यापक बेरोजगारी और भारी अशिक्षा के कारण हुआ करता था। मतलब एक तो बेरोजगार प्लस उनके पास शिक्षा भी नहीं थी। आधारिक संरचना का कम विकास होना बेटा। इंफ्रास्ट्रक्चर जो था बेटा बहुत ही खराब था। तो देखो क्या लिखा हुआ है? आधारिक संरचनात्मक विकास जिसमें संचार और परिवहन के साधन, बिजली, ऊर्जा का उत्पादन, ये सारी चीजें शामिल होती हैं। इनका जो स्टैंडर्ड था, इनका जो उत्पादन था वो क्या था बेटा? निम्न था। क्या लिखा है? सन 1948 में बिजली उत्पादन की क्षमता केवल 2100 मेगावाट थी। रेलवे लाइनों की लंबाई 53,596 किलोमीटर थी। पक्की सड़कों का क्षेत्र केवल 155,000 किलोमीटर था। पक्की सड़कें बेटा, बाकी कच्चा रास्ता तो आपको देखने को मिल जाता, लेकिन जो पक्की सड़कें थी जहां पे गाड़ियां चल सकती थी जिसके ऊपर, वो मात्र 155,000 किलोमीटर था। ठीक है, अगर आपको ये वाला पॉइंट अगर आपको याद ना हो तो आप आगे इनमें से कोई देख सकते हो। आप ये कह सकते हो सीमित शहरीकरण। अब ये वाला पॉइंट देख सकते हो बेटा, लिखा है स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत की अधिकांश जनसंख्या गांव में रहती थी। सन 1948 में केवल 14% जनसंख्या शहरी क्षेत्र में रहती थी बेटा। कहा जाता है कि दिल्ली में 2 करोड़ लोग रहते थे सिर्फ, सॉरी गलत बोल दिया मैंने, 2 लाख लोग रहते थे सिर्फ, 2 लाख लोग। सोचो, पूरे दिल्ली शहर में सिर्फ 2 लाख लोग, और अब 2 करोड़ से ज्यादा की आबादी होगी कम से कम। समझे पॉइंट को कि कितने कम लोग शहर में रहते थे, जबकि 86% गांव में रहती थी। ग्रामीण जनसंख्या के लिए कृषि के बाहर अवसरों की कमी थी बेटा। क्या लिखा है? ग्रामीण जनसंख्या के लिए, मतलब गांव में जो लोग रहते हैं उनके लिए कृषि के बाहर अवसरों की कमी थी। मतलब उनको सिर्फ कृषि ही आती थी, खेती आती थी, खेती के अलावा उनको कुछ नहीं आता था। इससे उनकी निर्धनता और बढ़ गई, क्योंकि खेती में तो कुछ बेनिफिट होता ही नहीं था। तो अगर आप नोटिस करो तो ना तो उस टाइम पे थे कोई बेनिफिट, ना ही आप कोई बेनिफिट है। तो जो भी सरकार आ रही है तो भैया किसानों के लिए कुछ करो, ताकि, क्योंकि इतने सालों में जब से स्वतंत्रता हमें मिली है तब से अब तक किसानों के बारे में कभी नहीं सोचा गया। तो अभी सोचना पड़ेगा, करना पड़ेगा उनके लिए काम, उनके भले के लिए काम करना पड़ेगा। और ये कोई प्राइवेटाइजेशन करने से नहीं होगा, यहाँ पे सरकार दखल देगी तो ही होगा, नहीं तो उनका भला नहीं हो सकता। क्योंकि हर कोई अपना प्रॉफिट कमाना चाहता है। सिर्फ एक सरकार होती है जो लोगों के बारे में सोचती है। तो यहाँ पे किसान के लिए सिर्फ सरकार को ही सोचना पड़ेगा। किसान को अगर आप खुला छोड़ दोगे तो किसान का सिर्फ शोषण होगा और कुछ नहीं होगा। मेरा मानना है कि सरकार को किसानों के साथ रहना चाहिए। डीलिंग जो करनी हो किसान की और सरकार के बीच में डीलिंग होनी चाहिए। प्राइवेट सेक्टर को आना ही नहीं चाहिए यहाँ पे। ठीक है, तब तक जब तक किसान का जो लेवल है वो सुधर ना जाए। जैसे उनका लेवल सुधर जाएगा देन फिर देखो जो हो सकता है वो होगा आगे। ठीक है बेटा, आप भी आज की वीडियो में इतना काफी है बेटा। नोट्स मिल जाएंगे इस चैप्टर के भी आपके लिए। वीडियो मैंने वेबसाइट मैंने लॉन्च कर दी है ऑलमोस्ट, उसमें नोट्स आ गए हैं बिजनेस स्टडीज के काफी हद तक। वो मैं आपको अभी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा वेबसाइट का, पर वहां पे क्लिक कर लेना। पूरे नोट्स नहीं है पर जितने भी है वो आपके काम आ जाएंगे। वहां से आप बेटा देखना शुरू कर देना। ठीक है, चलो बेटा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें इस चैप्टर को हम कवर करेंगे। ठीक है, अभी बाकी रह गया है और ये भी सिलेबस जल्दी से जल्दी बेटा कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है बेटा, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। आई होप आप अच्छे से पढ़ाई करोगे बेटा। और अगर वीडियो अच्छी लगी बेटा तो शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को और अपने दोस्तों के साथ बेटा शेयर कर देना।